अब बेटे एक क्वेश्चन है राइज हुआ है कि हमारे पास, सर ये हम बेसिकली जो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, ये मैं सिग्नल यहाँ से ट्रांसमिट कर रहा हूँ, ये पोलर रीजन पे क्यों नहीं आ सकता? अब पोलर रीजन पे बेटा क्यों नहीं आता? उसकी रीजन ये है कि हमारे पास अगर यहाँ से आप ट्रांसमिशन सेट कर रहे हो, तो ट्रांसमिशन ने ये रीजन सारा कवर करना है, इतना सा। क्यों? उसके बाद अर्थ का कर्वेचर फिर ज्यादा हो जाना है। अच्छा, अब इसकी ट्रांसमिशन अगर जा जा रही है, इसकी ट्रांसमिशन इतना रीजन कवर करना है, ये सारा ये कवर कर रहा है। इसकी ट्रांसमिशन पोलर रीजन पे नहीं आनी, क्योंकि अर्थ का कर्वेचर फिर इस हद तक ज्यादा हो जाता है कि हमारे पास पोलर रीजन उस रीजन में आ जाएगा जहां पे हमारे पास सिग्नल रिसीव ही नहीं हो सकता, शैडो रीजन आ जाएगा। ठीक है, इसी वजह से वहाँ पे सिग्नल हाँ, नहीं होता। वहां पे नहीं सिग्नल इसके इसके नहीं होते, दूसरे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला रीजन है, ये वो रीजन आ रहा है जहां पे हमारे पास ट्रांसमिशन रिसीव हो सकती है क्लैरिटी के साथ। ठीक है, रीजन विच इज कवर्ड इन ट्रांसमिशन फ्रॉम जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, पोलर रीजन इसके थ्रू कवर नहीं होने का भी। ठीक है, पोलर रीजन्स आर नॉट कवर्ड इन दिस ट्रांसमिशन। ठीक हो गया, बात क्लियर होगी, ड्यू टू डायफ्रैक्शन। ठीक हो गया, अच्छा यहाँ तक। और ये हमने क्यों क्या किया था कि हमारे पास टैकल करने के एंटीना की जरूरत नहीं होती, नो नीड टू टैकल एंटीना। ठीक है, अब पोलर रीजन, हाँ, वो एक सैटेलाइट यूज भी नहीं हो सकता यार। देखो अगर मैच यहाँ था और अगर हमने इसी मैच को, ये मैच है बेटे, हो ये मैच इस जगह ट्रांसमिट था, और रिसीव हमने यहाँ नहीं करना, यहाँ करना है। ठीक है, रिसीव हमने अगर यहाँ पे करना है बेटे, R1 अगर इधर है, तो फिर एक सैटेलाइट यूज भी नहीं होगा, फिर मल्टीपल सैटेलाइट यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, फिर ये होगा कि आपने पहला सिग्नल किया हुआ था, यहाँ से इस सैटेलाइट को भेज दिया, ये सैटेलाइट फर्दर सिग्नल इसको भेजेगा, ये सिग्नल फर्दर रिसीव करके इसको ट्रांसमिट करेगा। अब टाइम डिले जरा ज्यादा आ जाएगा। जैसे ऑडियो वीडियो का वीडियो जा सकता है। अब टाइम डिले जरा ज्यादा हो। नहीं ठीक तो है, फिर इससे आप पोलर रीजन नहीं कवर हो सकते। ये जब मूव ही कर रहा है इक्वेटर पे, तो पोलर रीजन पे कैसे कवर कर देगा? वो मैं जब 2D में डायग्राम बनाऊंगा, मैं तो इसमें बनाऊंगा हाँ ना। ठीक है, पोलर रीजन के लिए अलग सैटेलाइट ये है ही नहीं है, ये सिर्फ इक्वेटोरियल रीजन कवर करेगा। तो ट्रांसमिशन से मल्टीपल रीजन से इस तरह कवर की जाती है। ठीक है, अभी अब क्वेश्चन आता है कि अगर क्यों नहीं करता तो उसका क्या लिखेंगे आप, डिफ्लेक्शन। डायफ्रैक्शन की वजह से नहीं कर रहा, और क्या रीजन यही है। अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर दूं। अच्छा बेटे, ये आ गई हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी जिसको हमने दोनों से कंपेयर करना है। ये हमारे पास आ गया पॉइंट एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एंड दिस इज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, लो जी, टाइम पीरियड हमारे पास किसका ज्यादा होगा? टाइम पीरियड अर्थ का भी 24 आवर है, इसका भी है कैपिटल टी, इसका भी हमारे पास हो गया 24। हाँ ठीक है, इसका भी टाइम क्या होता है? 24 आवर। मैंने जान के बेटे एच लिखा हुआ है, HOUR नहीं लिखना, जब सिंपल लिखना तो एच होता है इसका। ठीक है, HR नहीं लिख देना। ये देखो, किलो वॉट आर, ये ठीक है, सिंपल इसका ये होता है। बेटे एंगुलर स्पीड अगर आप देखते हो इनकी, एंगुलर स्पीड, तो हमारे पास एंगुलर स्पीड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल टी से 2 पाई इज 3.14, कैपिटल टी इज 24 टाइम्स 60 टाइम्स 60, तो दिस इज 7.27 टाइम्स 10⁻⁻⁵ रेडियन पर सेकेंड आर। और हमारे पास इसकी भी यही होती है। ठीक हो गया, तीसरी चीज बेटे आ गई कि मोशन किस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, दिस इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट।
वेस्ट टू ईस्ट का मतलब ये है कि इन एंटी क्लॉकवाइज, और इसकी भी क्या होती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नेक्स्ट चीज आगे बटे लीनियर वेलोसिटी, सिंपल वेलोसिटी जो है, एंगुलर नहीं, वो भी सेम। नहीं सेम नहीं होती, ठीक है। इसकी हमारे पास लेस होती है ड्यू टू स्मॉलर रेडियस फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, बाय v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो इसकी वैल्यू दूसरे की क्या होती है, ज्यादा होती है ड्यू टू ग्रेटर रेडियस, ग्रेटर वैल्यू होती है ड्यू टू लार्जर रेडियस, ठीक हो गया। नेक्स्ट, पोजीशन कहाँ होती है, पोजीशन किस पॉइंट से प्रोजेक्ट करते हैं, पोजीशन ऑफ प्रोजेक्शन कहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं, हम अर्थ को प्रोजेक्ट नहीं कर रहे ना, हम इसको हमेशा इक्वेटर से, फ्रॉम इक्वेटर एंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। अच्छा, अब इसका मेनली यूज क्या होता है जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का, बेटा ये 24 आवर्स लाइव ट्रांसमिशन के लिए यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एंटीना। और पोलर रीजन इस ट्रांसमिशन में कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे पास माइक्रोवेव जो है डायफ्रेक्ट कर जाते हैं ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो वी कैन राइट जियो स्टेशनरी satellite is used for 24 hours live transmission without tackling the डायरेक्शन या एंटीना, एन टी ई डबल एन ए होगा ना, ठीक है। पोलर रीजन्स ऑफ अर्थ सर ये टैकलिंग द एंटीना का क्या मतलब है? विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एंटीना। पोलर रीजन बेटे इसमें कभी भी ट्रांसमिशन में कवर नहीं होते, पोलर रीजन्स ऑफ अर्थ आर नॉट कवर्ड in this transmission due to diffraction of microwaves around the curvature of earth। लो जी, ठीक हो गया, ठीक है। अब हमारे पास देखना है कि ये जो रिलेशनशिप क्या होता है बिटवीन टाइम पीरियड एंड रेडियस ऑफ पाथ ट्रेस बाय दिस सैटेलाइट, ठीक है। नॉट नेसेसरी फॉर दिस साइट, दिस सैटेलाइट, फॉर एवरी सैटेलाइट, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड radius of path traced by satellite। अच्छा बेटा, ये एक लॉ होता है, वी कॉल्ड केपलर्स थर्ड लॉ। स्टेटमेंट ऑफ केपलर थर्ड लॉ इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, ठीक है, ये लॉ है केपलर थर्ड लॉ। अच्छा, अब इसको अगर आप देखते हो, सपोज हमारे पास इफ दिस इज एनी प्लेनेट या अर्थ कंसिडर कर लिया आपने, और ये हमारे पास कोई भी सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है इन सर्कुलर पाथ अराउंड दिस वन, ठीक है। अगर सर्कुलर पाथ में मूव करते ये सैटेलाइट हमारे पास पोज मैंने शो कर दिया। अब दिस इज सैटेलाइट, ये मैंने प्लेनेट ले लिया, ठीक है, विद मैस कैपिटल एम। सैटेलाइट का मैस हमारे पास स्मॉल एम हो गया। अब रेडियस इस पाथ का जो आ रहा है हमारे पास, लेट दिस बी रिप्रेजेंटेड विद दिस इज आर, ये आर हो गया।
अगर सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है और जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी मैंने लिख दी है अभी। अगर सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड अ प्लैनेट, तो इसका मतलब ये है, या फिर अर्थ प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, तो लाजमी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। नाउ द सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ दिस प्लैनेट या सन। ठीक है, तो वी कैन इक्वेट ग्रेविटेशनल फोर्स को, इक्वेट कर देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स से। ग्रेविटेशनल फोर्स हैज फॉर्मूला जी कैपिटल एम स्मॉल एम, सिंबल्स आर आइडेंटिफाइड, ओवर आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें मैथ कैंसिल आउट हो गया। अब मैंने यही फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया है, क्योंकि 2 पाई कैपिटल टी आएगा, मैंने रिलेशनशिप किससे निकालना था, टाइम पीरियड का, और रेडियस को भी कंसिडर करना है मैंने। ठीक है, इसलिए तो हमारे पास ये फर्दर हो जाएगा जी जी एम इज इक्वल टू आर क्यूब ओमेगा इज 2 पाई ओवर कैपिटल टी हो गया। ठीक है, तो इसको फर्दर लिखते हो, आर क्यूब को मैंने इधर लिख लिया, तो इज फर्दर इक्वल टू जी एम टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। इसका मतलब है आर क्यूब इज एज सच जी एम ओवर 4 पाई स्क्वायर इज कांस्टेंट। सारा फैक्टर जो है कांस्टेंट है, टाइम्स टी का स्क्वायर। तो रिलेशनशिप क्या आ गया, जी आर क्यूब किसके बराबर है, टी का स्क्वायर। इसका मतलब है आपके सोलर सिस्टम में मार्स है, जुपिटर है, ठीक है, उनका जो टाइम पीरियड है रेडियस से डिफाइन हो रहा होता है। जितनी दूर है उस लिहाज से बेसिकली सन से उनका टाइम पीरियड भी ज्यादा होता जा रहा होता है। ठीक है ना, तो हमारे पास है इसका आर क्यूब और टी स्क्वायर का स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। यार डायरेक्टली क्वेश्चन मानना, आर और टी का कहोगे तो फिर मुश्किल है। आर क्यूब तो डायरेक्टली पोर्शन है ना, हमारे टू फिजिकल क्वांटिटीज आर डायरेक्टली पोर्शन, ग्राफ विच स्ट्रेट लाइन होता है फ्रॉम द ओरिजिन। एक्चुअली दिस इज अ लॉ, वी कॉल इट केप्लर्स थर्ड लॉ। उसने पूछनी नहीं है आपसे स्टेटमेंट इसकी, क्योंकि सिलेबस में, रिलेशनशिप सिलेबस में बात को उसने पेपर में दिया भी हुआ है रिलेशनशिप। ठीक है, अच्छा, सर और अगर कोई प्लैनेट सन के अराउंड मूव कर रहा है तो उसके लिए भी ये रिलेशनशिप वर्क करेगा ना? बिल्कुल ही उसके लिए भी अप्लाई होता है। प्लैनेट्स पे भी अप्लाई होता है अराउंड द सन, और सैटेलाइट पे भी अप्लाई होता है अराउंड द प्लैनेट। ठीक है, अच्छा, अगर मैं करूं सपोज ये, अगर ये सैटेलाइट जियो स्टेशनरी है, तो इस ऑर्बिट को हम क्या कह देंगे, ये पार्किंग ऑर्बिट है। पार्किंग ऑर्बिट में कल बोलता रहा हूं ना मैं। ये ट्विटर कल पार्किंग पार्किंग ऑर्बिट, इस पार्किंग ऑर्बिट पे आप रेडियस निकाल लेते हैं कितना है। ठीक है, ये भी तो रिवॉल्व कर रहा है ना अराउंड के, तो ये रिलेशनशिप तो वहां पे भी अप्लाई होगा। तो फिर पार्किंग ऑर्बिट नहीं याद, पहले इसको बता दूं पार्किंग ऑर्बिट क्या है। पार्किंग ऑर्बिट है एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अब फिक्स डिस्टेंस क्या होगा, इक्वेटोरियल ऑर्बिट होगा, इक्वेटर की रिवॉल्व कर रहा है ना वो सैटेलाइट जो है, इक्वेटोरियल ऑर्बिट, ऑर्बिट एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ along which geostationary satellite revolves। ठीक है, to provide 24 hour live transmission। ठीक है, अच्छा, अब इसके इसका रेडियस जो होगा, रेडियस ऑफ पार्किंग ऑर्बिट। ठीक है, अब रेडियस ऑफ पार्किंग ऑर्बिट के अंदर बेटे हमने अभी जो एक्सप्रेशन पढ़ी है, सिंस हमने ये पढ़ा कि ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर इक्वेट करें, तो ये रिलेशनशिप हमारे पास जो आता है, आर क्यूब जो होगा ऊपर किया हुआ जी एम टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, जी एम टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर।
क्योंकि पहले कर चुके इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास वैल्यू पुट करते हैं। तो आर किसके बराबर हो जाएगा, जी की वैल्यू 6.67 टाइम्स 10⁻⁻11। मैथ्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, अर्थ की लेनी है ना, 6.0 टाइम्स 10, वैल्यू याद है मुझे। अच्छा, ये और इसका बेटा क्यूब रूट भी लेना है आपने। तो ये आर की वैल्यू हो जाएगी 4.23 टाइम्स 10⁻⁷ और इसको अगर मैं देखूं तो ये 6.6 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर आता है। अर्थ का रेडियस क्या होता है, 6.4 टाइम्स 10⁻⁶ होता है। तो एटलीस्ट 6.6 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ के इक्विवेलेंट ये वैल्यू आ रही होती है। स्टेट द इक्वेशन फॉर द gravitational force between the 2 point masses m1 and m2 that are separated by distance are state clearly and भैया हमने किया नहीं था हाँ? आपने कहा था g is equals to एक पार्ट किया होगा फिर शुरू के अंदर ना, एक मिनट, उसके बाद बी पार्ट पे आगे फिर। A satellite is in a circular orbit of radius r around a planet of mass m. Show that the time t of the orbit is given by this one, where k is a constant that depends upon the value of m. Explain with reasoning. अब explain with reasoning के अंदर बेटे हमारे पास if this is a planet, ठीक है, उसका mass उसने m दे दिया है, and if satellite is revolving around it, तो हमारे पास उसके रेडियस उसने उसका भी दे दिया हुआ है सेटेलाइट का। ये हमारे पास बेटे रेडियस r हो गया, ये हमारे पास इसका mass m दे दिया। अब उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है शो दैट दिस वन, बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स को आप इक्वेट कर दो टू द सेंट्रीपिटल फोर्स रिलेशनशिप। ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्मूला है जी एम एम ओवर आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, मैथ्स कैंसिल आउट हो गया वैसे ही, तो दिस इज फर्दर जी एम ओवर आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर, इसको हमने लिख लिया 2 पाई ओवर कैपिटल टी। अच्छा, पहला मार्क इसका, दूसरा मार्क बेटे इसका है, यानी पहला मार्क यानी ओवरऑल ये है, दूसरा मार्क इसका, तीसरा मार्क रीअरेंजिंग का होता है। ठीक है, शो दैट के साथ है ना, तो ये टी का स्क्वायर इक्वल टू फर्दर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर ओवर जी एम टाइम्स आर क्यूब। तो हम फिर फर्दर लिख सकते हैं टी स्क्वायर जो होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर है। लिखेंगे k is equal to 4 का स्क्वायर over g। नहीं करना बस, ये अंडरस्टूड हो गया कि यहाँ से एक इक्वालिटी है, कांस्टेंट है। ठीक है, 3 नंबर था बेटे, एक नंबर इसका होता है, दूसरा मेगा को इसके बराबर, तीसरा रीअरेंजिंग का। ठीक है, उसके बाद a satellite is in a circular orbit around the earth with a period of 24 hours. The mass of earth is this one, calculate the radius of the orbit. अब रेडियस ऑफ ऑर्बिट के हमारे पास के लिए आर, इसने कैपिटल आर लिया हुआ, मैं उसी को लूंगा। आर हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज जी एम टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, इसका 1/क्यूब हो गया। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, जी 6.6 अभी किया यार, आर 4.23 टाइम्स 10⁻⁷। उसको नेक्स्ट पार्ट के अंदर स्टेट टू अदर कंडीशन दैट मस्ट बी मेट फॉर द ऑर्बिट टू बी स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी। टाइम पीरियड, एंगुलर स्पीड सेम होती है, और उस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट, एक तो इक्वेटर से स्टेशनरी होने के लिए एक तो इक्वेटर से प्रोजेक्ट किया जाता है, दूसरा इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ किया जाता है ताकि वो हो सके। स्पीड तो सेम ही होती है, स्पीड इसकी ज्यादा होती है, विजिबल आर ओमेगा से। सर डायरेक्शन एंगुलर, बता सकते हैं वेस्ट टू ईस्ट? हाँ बता सकते हैं। ठीक है, एक तो ये होगी हमारे पास प्रोजेक्टेड फ्रॉम इक्वेटर in the direction of rotation of earth। ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो जियो स्टेशनरी है, तो इसका मतलब ये होगा कि एट इक्वेटर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दिस इज इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स प्लस वेट एंड हैव सेम
टाइम पीरियड और एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी। सर ठीक हो टाइम तो गया। उसने क्वेश्चन में पहले बताया हुआ नहीं है। तो मैंने उसी को फोकस कर दिया बेटे इसके। ये भी एक सेम है तो ये भी चीज सेम होगी तो ओवरऑल हो सकेगा। टाइम पीरियड तो उसने ऑलरेडी नोट दिया हुआ था। ठीक हो गया। ओके, अब नेक्स्ट लर्निंग आउटकम पे आ रही हूँ बेटे। दिस इज लास्ट लर्निंग आउटकम। दिस इज बाइनरी सैटेलाइट्स, बाइनरी स्टार्स। ये बेटा बाइनरी स्टार लिखा नहीं होगा सिलेबस के अंदर अगर कोई होगा ना, बट वी आर हैविंग क्वेश्चन। इफ आई रिमेम्बर वी आर हैविंग क्वेश्चन कैम्ब्रिज के अंदर इसमें आया हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन जून 2004 में आया, 2016 में आया, 2016 में आया, 2020 में क्वेश्चन भी कर सकते हैं उसको। ठीक है। बाइनरी स्टार हमारे पास क्या होता है कि एक ही स्टार, दो स्टार्स हैं, दो स्टार्स हैं जो कि हमारे पास एक दूसरे के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अभी तो हमने पढ़ा दरमियान में प्लैनेट और स्टार रिवॉल्व कर रहा है एक। अब इस तरह नहीं है। अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमारे पास ये कोई सेंट्रल पॉइंट है, सपोज ये वाला एक स्टार है जो यहाँ पे है। ठीक है। और हमारे पास ये एक और हमारे पास है ऑर्बिट, दूसरा स्टार यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे है। ठीक है। अब ये स्टार सपोज इसका मैस मैं M1 ले लेता हूँ और इसका सेंटर एक्सिस से ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये वाला, दिस इज सपोज R1। दूसरा जो है इसका मैस मैंने M2 ले लिया और इसका जो डिस्टेंस आ रहा है ये वाला, दिस इज R। बेटे हमारे पास ये दो स्टार्स हैं, बाइनरी, बाइनरी मतलब टू हैं, टू स्टार्स विच आर रिवॉल्विंग अबाउट द सेम सेंटर। ये सेम सेंटर ये पॉइंट हो गया C है। ठीक है। दरमियान में कोई और चीज नहीं है, लेकिन अगर रिवॉल्व कर रहे हैं, सपोज ये भी इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है और ये भी इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका मतलब लाजमी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है इनके ऊपर। अब सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग, सेंट्रीपिटल फोर्स की फंडामेंटल फोर्स थोड़ी है, दिस अदर फोर्स विच प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब यहाँ पे हमारे पास कौन सी फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है? इन दोनों के दरमियान जो ग्रेविटेशनल पुल होगा वो दोनों के सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। अब देखो मैंने लाइन बनाई थी, ये लाइन ये एक ही तरह होंगे, ये यहाँ होगा तो ये यहाँ होगा। अगर ये मूव करके, अगर ये चीज मूव करके, यही सेटेलाइट जो है मूव करके बेटे यहाँ पे, नेक्स्ट अगर लेते हैं, अगर ये पॉइंट मूव करके अगर इधर चला गया है तो इसको लाजमी मूव करके यहाँ होना चाहिए लाजमी, क्योंकि इनके दरमियान डिस्टेंस जो होना चाहिए इट शुड बी सेम। डिस्टेंस सेम होगा तो यानी इसने इसको पुल करना है ना, इसने इसको पुल करना है तो तभी ये सेंटीमीटर फोर्स मिलेगी इसको। ये स्टार्स कौन से हैं? M1 स्टार्स M1 और कौन M2 से? दोनों स्टार्स हैं। दो ही M1 है सर, सेंटर एक M2 है, ये M2 नहीं ये लिखा हुआ। M2 के। ठीक है। फिर एक ये दो स्टार्स हैं। हाँ जी, दो स्टार्स हैं। हाँ जी, किसके अराउंड घूम रहे ये एक दूसरे के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। हैं? ठीक है। एक दूसरे के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं और इनका डिस्टेंस हमारे पास हमेशा क्या रहना चाहिए? सेम रहना जरूरी है। अगर इस पे मैंने ये ले लिया सेंटर से तो यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या होगा? ये होगा क्यों डिस्टेंस ज्यादा नहीं है M1 का? डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान, बेसिकली जो कह रहा अच्छा, हूँ ये हर वक्त सेम रहना चाहिए, ये ठीक है। हर दफा सेम रहना चाहिए। मतलब अगर वो वहां पे नीचे आ जाएगा तो वो ऊपर चला जाएगा, राइट? हाँ, और ये ऑपोजिट भी होनी चाहिए इस तरह। मैं ये बात कर रहा हूँ, ये इस तरह बनी है ना। मैं लाइन बनाई थी ना ये पहले, ये चीज देखने के लिए ठीक बना रहा हूँ नहीं। ये इन फिर दोनों एक के एक कंटे, एक दूसरे इन का। दोनों का डिस्टेंस ये वाला आ गया। सबर करो दोबारा बनाते हैं, ये डिस्टेंस आ गया। अब यही डिस्टेंस बेटे यहाँ पे है इन दोनों के में। ठीक है। यानी अगर ये यहाँ होगा तो ये इसके यहाँ पे होगा। ठीक है। ठीक है। अगर तीसरी पोजीशन भी इसकी आप लेते हो, तीसरी पोजीशन ये बनती है, अगर सेटेलाइट मूव करके ये वाला पॉइंट जो हमारे पास है बेटे, ये मूव करके अगर ये यहाँ आ चुका है, अगर M1 इधर आ गया है तो M2 हमारे पास जो है उससे तो वो ये मूव करके वो यहाँ आ चुका होगा। ठीक है। यानी अगर लाइन ड्रॉ करते हैं दोनों के सेम सेंट्रल एक्सिस में से पास करनी चाहिए। दिस इज M2। अब अगर एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, आप और इतना रोटेशन ऑफ अर्थ, सॉरी गलत वर्ड बोल दिया। हाँ, तो एक ठीक है। दूसरे के एक ही साइड रहेगी ना, एक दूसरे के सामने।
नहीं, वो तो वो भी चेंज हो सकता है, मॉव ये कर भी रहा है, वो भी रोटेट कर मॉव सकता कर है, ये रहा भी है। रोटेट कर सकता है, लेकिन इनके दरमियान डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। डिस्टेंस सेम रहता है, हाँ, बाकी कुछ सेम नहीं, नहीं, ठीक है। ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में मूव करने चाहिए। अगर ये इधर मूव कर रहा है तो ये भी इधर मूव करेगा, तभी हाँ डिस्टेंस सेम रहेगा ना। ठीक है। मैं दो लाइनें लिख लूँ नोट की फॉर्म में, ताकि जो मैं बोल रहा हूँ क्लियर हो सके। नोट की फॉर्म में बेटा लिख रहा हूँ, बोथ स्टार्स हैव सेम concentric have same concentric circular path। ये बात ठीक होगी, जो पाथ है एक ही सेंटर का, ये कहने का, ठीक है। हैव फिक्स्ड गैप या डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तीसरा, मूव इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। फोर्थ, हैव सेम टाइम पीरियड और एंगुलर स्पीड, लीनियर स्पीड डिफरेंट होगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर रिवॉल्व कर रहे हैं, पहले इससे पहले हम ये पढ़ते रहे कि दरमियान में अगर सन होता था तो ये प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा था, सन पुल करता था, ठीक है। और स्टार, अब ये हमारे पास दरमियान में कोई चीज नहीं है इनके दरमियान, ठीक है। सी मैंने वैसे सेंट्रिक, अब ये भी अगर मूव करते जा रहे हैं एक दूसरे गिर्द, रिवॉल्व करते जा रहे हैं, इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही दोनों के सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। इनकी अपनी अपनी है फिर इनकी अपनी अपनी, ग्रेविटेशन फील्ड। तो फोर्स है डेफिनेटली, मैथ है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, फील्ड भी है। स्टार्स की अपनी होती है जिसमें अर्थ की अपनी है। हाँ है, होती है, मैं कह तो रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास इसके सोर्स इक्वेशन किसकी बनती है बेटे, फोर्स हमेशा सेम होती है, क्योंकि फोर्स M1 M2 और आर स्क्वायर पर डिपेंडेंट है। और न्यूटन थर्ड लॉ में दो ऑब्जेक्ट में फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होता है। जितना आप ये पूछ रहे हैं ना, जितना M1 M2 को पुल कर रहा है, ये भी उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों मैं कह रहा हूँ सेम है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी सेम है, ठीक है। देखते हैं इसको फिर, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, फोर्स बिटवीन स्टार्स प्रोवाइड centripetal force to them। और हमारे पास सेम सेंट्रीपिटल फोर्स लग गई है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सेम है। लिख दूं कहते तो मैं लिख देता हूँ, ये सेम ग्रेविटेशनल फोर्स है, प्रोवाइड सेम सेंट्रीपिटल फोर्स टू देम, ये लो, ठीक है। अच्छा, अब ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स को बेटे इक्वेट कर दिया हमने सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, जी, ये नजर आ रहा है M1 M2, ये ठीक है ना, दिस इज जी M1 M2 ओवर, दरमियान में आर स्क्वायर नहीं आ रहा, आ रहा R1 प्लस R2, R2 इसका है, इसका R1 है, ये R1 है, दिस इज R2, ठीक है। तो इसका मतलब है हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 हो जाएगा ना, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों पे सेम है, इस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगे क्या हो जाएगी, M1 R1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा तो सेम है दोनों के लिए, ये लिखा हुआ, ठीक है। दिस इज इक्वल टू M1 R1 ओमेगा स्क्वायर, इक्वल टू दूसरे भी सेम है M2 R2 ओमेगा स्क्वायर, वो सेम। इक्वेट कैसे करेंगे, ये भी इक्वेट हो सकता है, अच्छा ठीक हो गया। ये भी इक्वेट हो सकता है, वो भी दोनों भी equal ये हो भी ट्रांजिट प्रॉपर्टी हो रियल नंबर, ठीक। गए। अच्छा, अब इसका कोई एक क्वेश्चन करते हैं ताकि चीज क्लियर हो सके। ओके बेटे, पहले पार्ट में तो उसने कहा स्टेट व्हाट इज मेंट बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या हो सकता है, तो ये तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी, अट्रैक्टिव पुल ऑफ अ मास ड्यू टू अनदर मास, ठीक है। अट्रैक्टिव पुल ऑफ अ मास ड्यू टू
another mass। मीनिंग जो होता है हमारे पास लाजमी, सॉरी डेफिनेशन जो होती है वो लाजमी मैथमेटिकल फॉर्मूले के थ्रू होती है। ओके बेटे, क्वेश्चन हमारे पास है, a binary star consists of two stars S1 and S2 each in a circular path. The orbit of each star in the system has a period of rotation t in time to same. Observation of binary stars from the earth are shown in figure 1.1। ठीक है, अब आपको दे दी गई है हमारे पास, इसका मतलब ये चीज, अब इस ये जो स्टार है ये कुछ है, ये जो स्टार है इसमें रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, दूसरा ये जो स्टार है ये रिवॉल्व कर रहा है। अब ये हर जगह कांस्टेंट ही रहना है ना, ये तो चलिए ये हमारे पास ऑब्वियस है। ठीक है, यहाँ तक ये ऑर्बिट बने हुए। कहने का मतलब बेटा ये यहाँ पे है ना, तो t/4 टाइम के बाद कितने हो जाएंगे, यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, फिर t/2 टाइम के बाद क्या हो गया, S1 पहले ऊपर था, S1 अब नीचे आ गया, S2 नीचे था ऊपर जा चुका है, मूव कर रहे हैं ना। ठीक है, 3t/4 टाइम के बाद यहाँ पे जा चुका है। ठीक है, अब S1 S2 फर्दर यहाँ पे जा चुका है, S1 इधर आ चुका है, और t के बाद फिर वही शुरू वाली डायग्राम ये बताया हुआ। कह रहा है ऑब्जर्व फ्रॉम अर्थ द एंगुलर सेपरेशन ऑफ द S1 एंड S2 इज दिस वन। ठीक है, द ये क्या चीज गिवन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। द distance of the binary star from the earth is this one, show that the separation of S1 and S2 is 1.8 times 10 to raise पर 12। अब जो चीज आपको बताई गई है अभी ये हमारे पास है, ये हम अर्थ की सरफेस पे हैं ये। ठीक है, स्टार जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं, एक स्टार यहाँ पे, एंड लेट दिस इज अ सेकंड स्टार एट दिस पोजीशन, दिस इज अर्थ। ठीक है, अब उसने कहा हुआ है कि एंगुलर सेपरेशन, यानी इंक्रीमेंट, ये जो सेपरेशन आ रही है दिस इज सिंपली सेपरेशन होगी। अब इन दो सेपरेशन में जो एंगल बन रहा है, एंगल बनने का मतलब यहाँ से ये जो बन रहा है एंगल, और यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है कि वो एंगुलर सेपरेशन गिवन फ्रॉम द अर्थ, ये वाली, ये विच इज 1.2 टाइम्स 10 टू रेज पर -5 रेडियन। अच्छा, अब बेटे इसका सेंट्रल एक्सिस अगर हमारे पास सेंटर लेते हैं उसका, वो तो हमारे पास यही बनेगा ना, ये सेंटर है। ये क्यों ले रहा हूँ, आर की वैल्यू तो यही लेनी होगी ना। ठीक है, डिस्टेंस जो लेना है मैंने आर की वैल्यू, v इक्वल आर सॉरी एस इक्वल आर थीटा प्राइम, ये आर है। ठीक है, अब दोनों स्टार जो हैं पॉइंट मैसेज हैं, तो सेपरेशन बिटवीन देम जो है वो नियर बाय इक्वल टू द लेंथ ऑफ आर के बराबर होंगी। क्या मतलब, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये जो सेपरेशन है नियरली इसके बराबर कंसिडर होती है, क्योंकि हम इतनी दूर से इसको और इसको बाइफरकेट नहीं कर सकते फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। मैंने ये कहा था पॉइंट मैसेज उन मैसेज को कहते हो विच आर क्वाइट अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो या हमारे पास तारों को देख लो तो पॉइंट स्टार्स होते हैं, रीजन इज कि बेसिकली उनका डिस्टेंस हमसे बहुत दूर दूर है एज कम्पेयर टू सेपरेशन बिटवीन देम। मैं ये लिख भी दूं, both stars are point masses, so the separation between them is nearby equal to the length of r। ठीक है, अच्छा, अब इसका बेटे हम फिर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, s इक्वल्स टू आर थीटा। अब s को मैं डायमीटर के इक्विवेलेंट लूंगा, r की वैल्यू हमारा ये गिवन है 1.5 टाइम्स 10 टू रेस पर 17, और थीटा की वैल्यू क्या 1.2 टाइम्स -5। उसने शो करने के लिए कहा हुआ है, तो आंसर ये आ जाएगा 1.8 टाइम्स 10 टू रेस पर 12 मीटर। एक नंबर का सवाल था, सिंपली हमें यही करना था, तो समझाने में भी टाइम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में द स्टार S1 एंड S2 रोटेट विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अबाउट द पॉइंट P एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.2। ठीक है, इसका रेडियस देख लो बेटे,
इसका जरा कम है, इसका रेडियस ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना। पॉइंट P इज द डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्टार S1. The period of rotation is 44.2 years. Calculate the angular velocity निकालिए. Omega is equal to 2 pi over capital T ही लगेगा. Omega is equal to 2 pi over capital T. 2 pi is 3.14. अब टाइम पीरियड हमारे पास क्या, दिस इज 44.2 years है, तो 365 days हो गए, 24 hours हो गए, 60 minutes हो गए, 60 seconds हो गए. तो यहाँ से जो भी आंसर आ जाएगा, कितना आया, 4.5551 है 4.51 into 10⁻⁻⁹ रेडियन पर सेकंड. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट के अंदर, by considering the forces acting on the two stars show that the ratio of the masses this one. अब बेटे दोनों पे जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स सेम होगी, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट इज कांस्टेंट. तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बिटवीन स्टार, दिस इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स जो S1 पे लग रही है, दिस इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन S2. ठीक है. तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब जो S1 पे वही सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन S2 है. सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन S1 जो है, दिस इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन S2. नहीं नहीं, आप डायरेक्ट कर दोगे इसको, तुम पढ़ा रहे हो तो इसे मुझे लिखनी पड़ती है. आपने यहाँ से स्टार्ट कर देना है. M1 डिस्टेंस x1 है, ओमेगा स्क्वायर. M1 x1 ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स, दूसरे का क्या, M2 डिस्टेंस क्या हो जाएगा उनके दरमियान, डी में से बेटे ये x माइनस करोगे, ये वाला डिस्टेंस रह जाएगा, तो d माइनस एक्स रह गया. d माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर. अब ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, तो फर्दर अगर आप करते हो, हमने M1 ओवर M2 अगर किया, दिस इज इक्वल टू d माइनस एक्स ओवर एक्स रह गया, x1 x. उसके बाद कह रहा है the mass M1 of star S1 is given by this expression. G is a constant. It is the ratio in 2 is found to be 1.5. इसका मतलब इसका वैल्यू जो आ रही है, ये वाली चीज जो आ रही है, this is equal to 1.5 है. Use data and B and your answer in C. डेटा B में हमने क्या निकाला है, एंगुलर वेलोसिटी निकाली थी हमने. जी बिल्कुल. Determine the mass on M1. ठीक है. अब बेटे मैथ ऑन M1 अगर निकालना है, तो इसका मतलब है इसी को यूज कर लें. सेंटीमीटर फोर्स तो दोनों पे सेम है, तो पहले बेटे मैंने ये एक्सप्रेशन जो गिवन है, विच इज, यहाँ से मैं डी की वैल्यू निकाल लूँ या एक्स की वैल्यू निकाल लूँ, क्योंकि हमारे पास M1 का निकालना, तो डी माइनस एक्स ओवर एक्स, दिस इज 1.5. तो डी माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 1.5x के. तो हमारे पास डी की वैल्यू निकाली थी हमने ना, 1.8 टाइम्स 10⁻12 हो गया. तो ये जब उधर जाएगा तो 2.5 हो जाएगा, 2.5x. तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, दिस इज 7.2 टाइम्स 10⁻11 मीटर आ गई. ये हमारे पास के बाद अब वैल्यू पुट करनी है. d की वैल्यू हमारे पास है, दिस इज 1.8 टाइम्स 10⁻12 का स्क्वायर. d माइनस एक्स हमारे पास है 8 टाइम्स 10⁻12 माइनस 7.2 टाइम्स 10⁻11. और ओमेगा किसके बराबर आया, दिस इज, शुरू में कैलकुलेट किया था 4.51 नेगेटिव 9, 4.51 टाइम्स 10⁻⁻9 स्क्वायर ओवर g 6.67 टाइम्स 10⁻⁻11. तो यहाँ से इसका जो भी आंसर आ जाएगा 1.06 टाइम्स 10⁻30 किलोग्राम. ठीक है बेटे, चैप्टर बाय ऑल मीन कवर हो गया. क्वेश्चन आप टॉपिकल करो तो ज्यादा बेहतर है.